एपिसोड 205। हार्टन ने हवालात का दरवाजा खोलकर मुझे अंदर धकेल दिया। मैं उस रोज एक नई दुनिया में दाखिल हो रहा था। हार्टन जैसे ही वापस गया, मैंने बड़ी बेदिली से कदम आगे बढ़ा दिया। मेरे सामने एक मेज के गिर्द बैठे 4 आदमी शतरंज खेल रहे थे। सामने की दीवार के पास 2 आदमी बड़े इत्मीनान से बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनसे जरा के आखिरी कोने में पलंग पड़े थे, जैसे किसी अस्पताल के वार्ड में होते हैं। उनकी तादाद 10 थी। उनमें से 2 पलंगों पर 2 आदमी कंबल ओढ़कर लेटे हुए थे। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा तारी था। शतरंज खेलने वाले भी इतने इन्हमाक से खेल खेल रहे थे कि उन्हें किसी बात का होश ना था। पता नहीं वो किस जुर्म में वहां लाए गए थे, मगर उनकी शक्ल सूरत से यही मालूम होता था कि वो कोई बहुत ही मंझे हुए अय्यार किस्म के लोग हैं। अलबत्ता वो 2 आदमी जो अखबार पढ़ रहे थे बड़े ही नस्तालीक दिखाई देते थे। मैं जब उनकी तरफ बढ़ा तो एक आदमी मुझे देखकर एकदम कुर्सी से उठ गया। मैं शतरंज पर बैठे आदमियों की तरफ जानबूझकर नहीं किया था, मुझे उनकी शक्लों से घिन आती थी। तुम वही हो ना जिसकी शायर से लड़ाई हुई थी? हाँ, मैं वही हूँ। तुमसे मतलब? उसकी आवाज सुनकर मेज के गिर्द बैठे आदमी चौंके और शतरंज को भूलकर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी और कुर्सी खींचकर इत्मीनान से बैठ गया। मेरा नाम क्रिस्टल है। ये फ्राउन है। तुम पाकिस्तान से आए हो ना? हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? गयास अहमद। इससे मिलो। ये कार्ल है और इसका नाम हाउस्टन है। ये डैनी है और ये सेलर्स है। मैं उन चारों को देखकर कुर्सी से उठ गया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैंने उनकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाए बगैर बड़ी खंदा पेशानी से कहा, हे मास्टर, सुना है तूने उधर शायर को तबाह कर दिया। वो हॉक के कमरे से बेहोश होकर निकला है। हुआ क्या था उसे? फ्राउन ने बड़े इस्तेज़ा आमेज़ लहजे में पूछा। तुम्हारी लड़ाई हुई थी उससे? हाँ, एक मुक्का मार दिया था मैंने उसे, वहीं गिर गया, नॉकआउट हो गया। तुमने मुक्का मार दिया था? जाओ यार, क्यों मजाक करता है तू हमसे? तू भला शायर से क्या भिड़ सकता है? उसे जरूर पुलिस ने मारा होगा। तेरा तो वो फुलका उड़ा देता। क्यों फ्राउन? क्रिस्टल ने कहा। बस ठीक है, तुम क्यों पूछते हो? जाओ मौज करो, शतरंज खेलो। तुम पाकिस्तान से आए हो? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान कहो। ये क्या बदतमीजी है? डैनी के मुंह से सीटी निकल गई। वो चुटकियां बजाने का आदी था। बड़े नखरे हैं तुम्हारे, पंजा लड़ाओगे? देखता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। ये कहकर वो कुर्सी पर बैठ गया और मेज उसने बड़े तमतराक से सामने खींच ली। दूसरे लोग भी कुर्सियां घसीटकर मेज के पास ले आए। डैनी का कद काट बिल्कुल शायर जैसा था, अलबत्ता सर उसका ज्यादा बड़ा था, शायद मगज से बिल्कुल खाली। वो 6 के 6 मेज के गिर्द दायरा बनाकर बैठ गए। डैनी ने दाएं हाथ की कोहनी मेज पर टिका दी। क्या ख्याल है क्रिस्टल, शर्त लगेगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं $5 रखता हूँ। चलो 5 ही सही। कोई और? डैनी ने पूछा। क्रिस्टल ने $5 मेज के कोने पर रख दिए। उसकी देखा देखी दूसरों ने भी $5 निकाल दिए। उनकी जेबों में ज्यादा बड़ी रकम ना थी। ऐसे ही वक्त गुजारी के लिए वैसी हरकतें करते रहते थे। शायद वो शतरंज भी शर्त लगाकर खेलते थे, मगर इसका मुझे कोई सबूत ना मिल सका। क्यों मजाक करते हो यारो? ये अपनी कलाई तुड़वा बैठेगा क्रिस्टल साहब, समझाओ इसे। मैंने सिगरेट सुलगाकर कहा। सेलर्स ने मेरी बात के जवाब में कहा, तुम हाथ तो बाहर निकालो, नीचे सिगरेट रख दो हाउस्टन। सुलगते हुए सिगरेट। देखते हैं कैसे कलाई तोड़ेगा डैनी की। मुझे माफी रखो भाई, मैं पंजा नहीं लड़ाता। यही काफी नहीं कि मुझे यहाँ की पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया है? गोली मारो पुलिस को, काम की बात करो। देखना यह कि तुमने शायर के साथ क्या कर दिया। वो बेहोश होकर निकला था, अस्पताल जा पहुंचा। निकालो हाथ। तो क्या तुम भी अस्पताल जाना चाहते हो? अब की बार मैंने डैनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह तो बाद में पता चलेगा जब हाथ में हाथ पड़ेगा। लाओ पंजा। वजन कितना है तुम्हारा? 180 पाउंड। बस, मेरा वजन 230 पाउंड है, क्या समझे? लाओ पंजा इधर। चलो। ये कहकर उसने जबरदस्ती मेरा दायां हाथ थाम लिया और मेरे देखते ही देखते उसने मेरा पंजा पकड़ लिया। नीचे उन लोगों ने जलते हुए सिगरेट डाल दिए। वो पूरी तरह सुलग रहे थे। दरअसल वो सबके सब मेरी कुव्वत आजमाना चाहते थे। शायर के बारे में उन्हें किसी ने बता दिया था कि उसका हाल किसने बिगाड़ा है और किस तरह। अब वो 6 के 6 मेरे पीछे पड़ गए थे। उन्हें यकीन था कि मैं डैनी को किसी भी तरह शिकस्त नहीं दे सकूंगा और ऐन मुमकिन है कि मेरा पंजा ही टूट जाए। पॉज। डैनी की इश्तियाल अंगेजी हद से बढ़ गई थी। मजबूरन मुझे अपना पंजा खोलना पड़ा। बात सिर्फ चंद लम्हों में खत्म हो सकती थी। उसने मुझसे जोर आजमाई शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बदन को हाथ की सीध में लाता जा रहा था। मेरा पंजा उसने इस तरह पकड़ा कि उसकी हथेली मेरी हथेली से मस हो रही थी। वो उंगलियों पर दबाव नहीं डालता था, बल्कि मुझे हथेली की कुव्वत से ज़ेर करना चाहता था। पहली जोर आजमाई में उसने मेरा हाथ इतना पीछे गिरा दिया कि सिगरेट से वो सिर्फ चंद इंच दूर रह गया। शर्त यह थी कि वह हाथ को इतना नीचे झुकाते कि सिगरेट से वो छू जाए, मगर उसे यह महसूस हो गया था कि बात इतनी आसान नहीं जितनी वो समझ रहा है। उसके साथ ही बराबर शोर मचा रहे थे। डैनी की जिस्मानी कुव्वत बिलाशुबा हैरत अंगेज थी।
जब दूसरी जोर आजमाई शुरू हुई तो मैंने देखा कि उसकी दाईं टांग अपनी जगह से उठ गई थी, जिसका मतलब यह था कि वो साला एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था और ये बात मेरे हक में जाती थी। मैं अब तक अपनी जगह पर जमकर बैठा था, वो हथेली पर इन्हिसार करा था। मैंने अपना अंगूठा जानबूझकर उसकी उंगलियों में फंसा दिया और फिर मैंने पूरी कुव्वत से उसकी कलाई को झटका जो दिया तो उसके हाथ की पुष्ट सिगरेटों पर जा लगी। मुकाबला खत्म हो चुका था। उसका चेहरा पसीने में नहा गया। उसके लिए सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था। वो उसे अपनी तौहीन समझ रहा था। उसने गजबनाक होकर मेज एकदम मेरी तरफ उलट दी, जिसकी वजह से मैं खुद को संभाल न सका। कुर्सी समेत उलटकर पीछे गिर गया, मगर वो वहीं नहीं रुका, बल्कि मेज के दोनों पाए हाथ में पकड़कर वो मेरी तरफ बढ़ा और मेज सीधी मेरे ऊपर दे मारी, मगर वो कुर्सी से टकराई। मेरे दोनों घुटने उसकी जद में आ गए, जिनको बचाने के लिए मैंने दोनों हाथ फर्श पर लगाए और पलटकर एकदम उठ गया। उसने मेज को फेंक दिया और मुझे गालियां बकता हुआ मुझ पर पिल पड़ा और दाएं हाथ से उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अभी वो बायां हाथ उठा ही रहा था कि मैंने उसके पेट में बूट की ठोकर लगाई। फासला इतना था कि मैं कारी जरब लगा सकता था, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसके हमलों में और ज्यादा शिद्दत पैदा हो गई। उसने मुझे गिरेबान से पकड़ने की कोशिश की। उसके पांचों साथी हमारे इर्द गिर्द खड़े थे, मगर उसने भी मेरा गिरेबान नहीं पकड़ा था कि कमरे की सलाखों के सामने कई सिपाही और खुद पीटर हॉक आन ठहरे। एक सिपाही ने दरवाजा खोला और उसके साथ हार्टन अंदर आ गया। उसने पिस्तौल निकाल लिया था। डैनी, वो चीखते हुए बोला, पीछे हट जाओ वरना मैं मगज फाड़ दूंगा। उसकी आवाज सुनते डैनी को होश आ गया और उसके उठे हुए हाथ वहीं रुक गए। सिपाही मोट वाले डंडे उठाए उसके गिर्द आन ठहरे थे। अगर डैनी का हमला जारी रहता तो वो शायद उसका सर पाश पाश कर देते। हार्टन वाकई गजबनाक हो चुका था। मैं दीवार के साथ जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। हार्टन ने बड़े ही तेज से आगे बढ़कर बाएं हाथ का झापड़ डैनी के रसीद किया। कुत्ते की नस्ल, ये क्या कर रहा है तू? जानता है ये शख्स कौन है? इसने BOAC का तैयार अगवा होने से बचाया है। जब ही तुमने से हवालात में बंद कर दिया है? हैं? बड़ी हमदर्दी है तुम इससे। शायर पर इसी ने हमला किया था और तुम देखते रह गए और अब भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। डैनी ने वैसे गजबनाक लहजे में कहा जिसका मुजाहरा हार्टन करा था। मैं कुछ नहीं जानता, आप प्लीज यहाँ से उठें, मैं आपको दूसरे कमरे में बैठाता हूँ, आए मेरे साथ। इसी अस्ना में हॉक भी अंदर आ गया। क्या हुआ था? उसने पूछा। जनाब, ये दोनों पंजा आजमाई कर रहे थे, शर्त लग गई थी, हमने $5-5 दिए हैं। ये साहब शर्त जीत गए, मगर डैनी को एकदम गुस्सा आ गया और ये इन पर पिल पड़ा। हास्टन ने उसे तफसील बताई। ठीक है हार्टन, इन्हें दूसरे कमरे में भेज दो और इस डैनी को मेरे कमरे में भेजो। तुम भी आओ हास्टन। ये कहकर वो हमारे आगे आगे चल दिया। हार्टन ने मुझे वहां से निकालकर दूसरे कमरे में पहुंचा दिया। वो निस्बतन छोटा कमरा था। उसमें एक पलंग रखा था। दरमियान में 6 फुट जगह खाली थी। उससे आगे 2 कुर्सियां धरी थीं। कमरे के आखिरी हिस्से में नुक्कड़ के साथ गुसल खाना बना हुआ था। मैंने ढाल सा होकर पलंग पर जा लेटा। कुछ समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो नेकी समझकर जहाज को अगवा होने से बचाया था। मुझे क्या मालूम था कि मेरा सफर यूं खोटा हो जाएगा और कोई भी शख्स मेरी मदद को नहीं आ सकेगा। दिन का 1 बज गया तो हार्टन ने एक सिपाही के हाथ मेरे लिए खाना भिजवा दिया। ये अच्छी बात थी कि उसे मैं अब तक याद था। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया। सामने हार्टन खड़ा था। उसने अंदर से दरवाजे पर चटखानी चढ़ाई और मेरे पास आकर बोला, खाना पसंद आया आपको? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी थी। बैठे, मैं इस तवज्जो के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अफसोस है गयास साहब, हॉक ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। वो तो ठीक है, मगर देखें, उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट, टिकट और ड्राफ्ट भी छीन लिया है और मेरी अंगूठी और घड़ी भी। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। वो भी उसकी ज्यादती है। वो खामखा ख्याली तस्वीर को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। आप बहरहाल परेशान ना हो। रात तक उसने अगर आपको रिहा ना किया तो मैं आपकी मदद करूंगा। आपको साथ लेकर मैं ही यहाँ आया था, मगर हॉक अपनी चालाकियां दिखाने लगा। आप भला क्या कर सकेंगे? मैं क्या नहीं कर सकता भला? फिक्र ना करें, मैं कोई ना कोई तदबीर जरूर निकालूंगा। वैसे आप मुझे सही सही बात बता दें, क्या वाकई डॉक्टर धुम्मन इस कारोबार में मुलविस हैं? ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी। उसकी सरगोशी और ज्यादा नाकाबिले फहम हो गई। वो मेरे इस कदर करीब हो गया था कि मैं उसकी सांस की बू तक महसूस कर सकता था। और मुझे किसी ने ठीक ही बताया था कि किसी पुलिस वाले का कभी एतबार न करना, खा वो आपका अपना भाई ही क्यों ना हो। और हार्टन मेरा राजदार बनने की कोशिश कर रहा था। हॉक गलत समझ रहा है। धुम्मन ऐसा आदमी नहीं है। वो महज एक डॉक्टर है और बस। फिर ये $1,00,000 का ड्राफ्ट आपको किसने दिया? ये तो बड़ी अहम बात है। ये मेरे अपने डॉलर थे जिनको मैंने ड्राफ्ट में तब्दील करवा लिया। कोई सबूत है आपके पास इसका? सबूत की क्या जरूरत है? मैं ये रकम अपने साथ लेकर आया था और इसको मैंने लंदन और हांगकांग में कमाया था। मैं यूं ही तो सैर करने नहीं निकला। मेरे पास कुछ कालीन थे, कुछ पाकिस्तानी जेवरात और कुछ पुराने जमाने की चीजें थी। एंटीक समझते हैं ना आप? वो बेचकर मैंने नकद कर ली और सैर के लिए अमेरिका चलाया। मगर आपके पासपोर्ट पर तो ये बात दर्ज नहीं है कि आप लंदन और हांगकांग गए थे।
मैंने खुद देखा उसे। वो मेरे पहले फेरे की बात है। उसके बाद मैं सीधा यहाँ चला आया और रकम मुझे यहाँ मिल गई, बैंक के पते पर। मेरा पासपोर्ट गुम हो चुका था। खैर कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं। हॉक की सोच बिल्कुल गलत है। बहरहाल आप शाम तक इंतजार करें, फिर मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है। आपकी मेहरबानी है मिस्टर हार्टन, वरना मैं तो खामखा इस मुसीबत में फंस गया हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो ये बटन दबा दें, कोई चपरासी या सिपाही आपके पास पहुंच जाएगा। इस कमरे में हम खास आदमियों को ही बिठाते हैं, मसलन कोई सियासी कैदी या कोई और अहम शख्स। इस लिहाज से तो मैं भी खास आदमी हूँ आपके लिए। नहीं, ये बात नहीं। आप उस कमरे में होते तो वो लोग आपको चैन न लेने देते। वो डैनी दरअसल आपसे शायर की बेइज्जती का बदला ले रहा था। वो उसका गहरा दोस्त है। उन्हें किस लिए यहाँ रखा गया है? उन पर एक कत्ल का इल्जाम है, मगर वो कातिल हरगिज नहीं है। किसी कातिल को वो तहफ्फुज़ फराहम कर रहे थे, इसीलिए उन्हें यहाँ रखा गया है। वैसे वो हैं बहुत बदनाम लोग। मुझे ये बताएं कि आपने धुम्मन को इत्तला दी है? मेरे मुतालिक उसे कुछ बताया है कि नहीं? आप पामरोज अस्पताल के बारे में कुछ जानते हैं? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर लिया। मेरा ख्याल है कि यह धुम्मन का चैरिटी हॉस्पिटल है। हाँ, मगर वो हमें घर पर ना मिल सका, ना अस्पताल में, और उसकी बीवी भी उसके साथ ही है। वो कल रात से घर नहीं पहुंचा। किसी काम से चला गया होगा, मगर मेरी उससे कोई ज्यादा शनासाई नहीं है। इतना जानता हूँ कि वो लाहौर का रहने वाला है और यहाँ मेरी उससे सरसरी से मुलाकात हुई थी। खैर, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं दरअसल हॉक की थ्योरी से मुत्तफिक ही नहीं हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उसने मुझसे बड़े तपाक से हाथ मिलाया और दरवाजा बाहर से मुकफ्फल करके दूसरी तरफ निकल गया। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरे जहन में पुरानी यादों और पुरानी अज़ियतों का एक लामतनाही सिलसिला उमड़ा चला आ रहा था, जिनसे मैं बहुत बचता था। बहरहाल मैं बच जाना चाहता था, क्योंकि वो यादें मुझे लहू रुलाती थीं। मैं सैन फ्रांसिस्को की एक जेल में हवालाती की हैसियत से जिंदगी गुजार रहा था और मुझसे हार्टन असल बात पूछ रहा था। वो ठग हॉक का भेजा हुआ था। वो मेरा हमदर्द बन रहा था, मगर मैं उसके झांसे में कैसे आ जाता? ये नामुमकिन था, क्योंकि अगर मैं उनको असल बात बता देता तो ना मैं जेल से बच सकता था और ना धुम्मन से। उससे मुझे कोई हमदर्दी ना थी। मैं तो उसे कत्ल कर देना चाहता था, मगर उसने मुझे ऐसे चक्कर में फंसा दिया था कि ना मैं पीछे हट सकता था ना आगे जा सकता था। मेरी जान ज़ीक में आ गई थी। आसिया और आबी भला क्या सोचते होंगे? उनका कोई पुरसाने हाल ना होगा। मेरे बारे में उन्हें कोई इत्तला ना दे सकेगा। किसको मालूम था कि मैं यूं बेइरादा अमेरिका जा पहुंचूंगा। मेरा जहन बहुत थक गया था सोच सोचकर। बिना आखिर मैं गहरी नींद में खो गया। जब मैं सोकर उठा तो शाम के 5 बज रहे थे। मैंने बिस्तर से उठकर गुसल खाने का रुख किया। गुसल से फारिग होकर मैंने आईने में अपनी सूरत देखी। वक्त ने मेरी सूरत बहुत हद तक बदल दी थी, मगर फिर भी कोई भी शख्स मुझे दूर से देखकर पहचान सकता था। गुसल खाने से निकलकर मैंने बटन दबा दिया। कुछ ही देर बाद चपरासी अंदर आया। उन्होंने मेरे दरवाजे पर मुसल्ला सिपाही खड़ा कर दिया था। बिरादर, अगर चाय मिल सके तो ले आओ, मैं जरा ताज़ा दम हो जाऊंगा। कॉफ़ी ना ले आओ जनाब, चाय तो शायद ना मिल सके। ओके, कॉफ़ी ले आओ, और अगर मिस्टर हार्टन मिले तो उन्हें मेरे पास भेज दो। जी बहुत बेहतर। चपरासी कोई 10 मिनट बाद आया। वो मेरे लिए कॉफ़ी बना लाया था। जनाब, मिस्टर हार्टन तो अभी यहाँ नहीं है। वो आएंगे तो मैं आपका पैगाम उन्हें दे दूंगा। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बाहर निकला तो मैं कॉफ़ी से जी बहलाने लगा। वहाँ दीवार गिर अलमारी में चंद किताबें और रिसाले पड़े थे। मैं उनकी वर्करदानी करने लगा। यहाँ तक कि रात के 8 बज गए। दरवाज़ा खुला। मेरे सामने फिर हार्टन आन ठहरा। उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और सरगोशी के लहजे में बोला, मिस्टर गयास, ये रही आपकी चीज़ें। आपका अटैची केस भी मैं ले आया हूँ। ये ले, इसमें आपकी तमाम चीज़ें महफूज हैं इस लिफाफे में। अरे, ये आप कैसे ले आए? ये तो हॉक के पास थी। बस मेरा दाव चल गया। मैंने उसकी दराज खोल ली। वो इस वक्त किसी क्लब में बैठा शराब पी रहा होगा। मैंने बड़ी बेताबी से वो लिफाफा पलंग पर उलट दिया। उसमें मेरी घड़ी, ड्राफ्ट, पासपोर्ट और सबकी सब चीज़ें जो कि तू मौजूद थी। फ्रेंड, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। नहीं नहीं, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। फिर अब क्या हुक्म है मेरे लिए? देखें, आप यहाँ से निकल जाएं, यही बेहतर है। मगर ये कैसे हो सकता है? इस अटैची केस को खोले ज़रा। इसमें क्या हो सकता है? मेरे चंद कपड़े ही तो हैं बस। मैंने अंगूठी उंगली में पहनते हुए कहा, नहीं, इसे खोलें। मैं आपके लिए अमरीकी पुलिस के सिपाही की वर्दी लेकर आया हूँ। इसे पहनकर आपको जैसे ही मौका मिले आप यहाँ से निकल जाएं। मैंने अटैची केस खोलकर देखा। एक वर्दी ऊपर ही रखी थी। मिस्टर हार्टन, क्या आपको यकीन है कि मेरी इस कदर मदद करके आप महफूज रहेंगे? इसकी फिक्र ना करें, मैं भुगत लूंगा। आपकी रिहाई बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोग आपको तबाह कर देंगे। आपको लंबी सज़ा हो जाएगी। आपने अच्छा किया कि अपने बयान पर अड़े रहे और कोई गलत बात नहीं कह दी, जिससे हार्टन की ख्याली तस्वीर मुकम्मल हो सकती, वरना बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती। डॉक्टर धुम्मन को भी ये लोग पकड़ लेते।
क्या ये उससे मिल चुके हैं? हाँ, वो घर पहुंच चुका है और हॉक उससे खुद मिला है। उसने कहा है कि वो आपको बिल्कुल नहीं जानता। हाँ, कुछ दिन पहले आप उससे मिलने आए थे, मगर उसने कहा कि वो किसी गयास अहमद को पहले से नहीं जानता था। और क्या कहा उसने? यही कि वो किसी रकम को ड्राफ्ट में तब्दील करवाना चाहता था। उसने आपको बैंक का पता दे दिया। इसके अलावा वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक कहा उसने, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। बहरहाल अब मुझे क्या करना होगा? आप इस अलमारी को देख रहे हैं ना, इसको जरा सा खींचे, इस तरह। उसने दीवार में लगी अलमारी को जरा सा बाहर खींच लिया। ये और ज्यादा बाहर आ सकती है। इसकी दूसरी तरफ भी एक ऐसी अलमारी है, उसे आप दूसरी तरफ धकेल सकते हैं। दरअसल ये एक दरवाजा सा बनाती है। ये अलमारी इधर निकल सकती है और दूसरी अगले कमरे में धकेली जा सकती है। रात को 1-2 बजे आप इन अलमारियों को हटाकर दूसरी तरफ जा सकते हैं। अच्छा, फिर? दूसरा कमरा पुलिस के पुराने सामान से भरा है। उसमें 3 दरवाजे लगे हैं। कोने का दरवाजा ऐसे गुसलखाने में खुलता है जिसका एक दरवाजा बाहर बरामदे में खुलता है। वंडरफुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। आप उस दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। मैं बाहर की चटखनी रात को किसी वक्त खोल दूंगा। उससे आप बड़े इत्मीनान से बाहर निकल सकते हैं। वो इस इमारत का अकबी हिस्सा है। बरामदे से निकलकर आप दरवाजे की जाने बढ़ें। आप पुलिस की वर्दी में होंगे। सर पर हेड भी रख लें, वो भी इसमें रखा है। अपना चेहरा इस चेस्टर के कॉलर में छुपा लें जो मैं गुसलखाने में रख दूंगा। समझे आप? ये बहुत जरूरी है। उसकी जेब में गहरे नीले शीशों की ऐनक भी होगी, वो भी आप लगा लें। ये ब्रीफकेस आपके हाथ में होगा। आप गेट पर किसी से कोई बात ना करें, बल्कि गुसलखाने के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी होगी, उस पर बैठे और दंदनाते हुए बाहर निकल जाएं। वो मोटरसाइकिल किसकी होगी? वो फैल्कन की है। उस वक्त वो दूसरी मंजिल पर होगा। वो इंटेलिजेंस का आदमी है और मोटरसाइकिल में चाबी मौजूद होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है हार्टन। मुझे आप जैसा हमदर्द कहाँ मिल सकेगा? मैं आखिरी सांस तक आपका यह एहसान फरामोश नहीं कर सकता। नहीं नहीं, एहसान की कोई बात नहीं। मुझे आपसे दिली हमदर्दी है। आप बहुत जीदार आदमी हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर किसी ने शुबे की बिना पर मुझे रोक लिया तो फिर समझे कि यह आपकी तकदीर है। मैं उससे आगे कुछ नहीं कर सकूंगा। ठीक है, मुझे अपना दिफा करना आता है मिस्टर हार्टन। मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दें। विश यू ऑल द गुड लक। ये कहकर वो फौरन ही वहाँ से उठ गया। बिलाशुबा मुझ पर हार्टन का ये बहुत बड़ा एहसान था कि वो मेरी रिहाई के लिए इतना कुछ कर रहा था। इतना कुछ कि शायद मेरा कोई अपना भाई भी ऐसा ना कर सकता। पता नहीं वो मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो गया था। वो हॉक का नायब था और उस पर थाने वाले बहुत ज़्यादा एतबार करते थे। उसे ये इख्तियार हासिल था कि जो चाहता था उसके लिए उसे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत ना थी। और वैसे भी थाने में हॉक के बाद उसी के नाम का डंका बजता था। उसे कोई रोक टोक रुकावट हरगिज़ ना थी। यही वजह थी कि वो कई बार मेरे पास आ चुका था। मुझसे वो इतनी सारी हमदर्दी कर रहा था कि उसकी अपनी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। मगर मुझे यकीन था कि उसने अपना बचाव पहले से कर रखा होगा, वरना वो इतना बड़ा खतरा किसी भी तरह मोल नहीं ले सकता था। किसी अमरीकी पुलिस वाले को क्या पड़ी थी कि वो मेरे लिए अपनी इतनी जान खपाता और उसे घर भी छोड़ने जाता। ये नामुमकिन था, मगर वो ऐसा कर रहा था और उसका सबूत भी मेरे सामने था। फिर मैं उस पर एतबार क्यों ना करता? मुझे हर हाल में उसके कहने के मुताबिक अमल करना चाहिए था, वरना बकौल उसके वो हॉक मेरी सारी जिंदगी तबाह कर देता। किसी कीमत पर भी मुझे ना छोड़ता। उसे अपनी ख्याली तस्वीर मुकम्मल करना थी। वो किसी को बांधकर हीरोइन के चक्कर में जेल पहुंचा देना चाहता था। मैं उसका हाथ कैसे रोक सकता था? हार्टन ने मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था और वजह उसकी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। उसकी हमदर्दी का मेरे लिए कोई जवाब बज़ाहिर तो नजर नहीं आता था। फिर भी वो मुझे फरार होने के सारे रास्ते समझा गया था और मुझे उस पर एतबार करना ही पड़ा था, क्योंकि मैं और ज्यादा उनके शिकंजे में फंस जाता तो फिर मेरी रिहाई नामुमकिन हो जाती। खाना मैंने 8 बजे खा लिया। मुसल्ला सिपाही बाहर मौजूद था और वो खासा चौकस नजर आता था। फरार होने से पहले मुझे थोड़ी नींद ले लेनी चाहिए थी, मगर मेरा इज़्तिराब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। नींद नहीं आई। रात के 12 बजे मैं बिस्तर से उठ गया। अब मुझे अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर देना चाहिए था। मैंने अपनी तमाम चीजें समेटी, ब्रीफकेस हाथ में लिया, आईने में झांक कर देखा। मैं कुछ ज्यादा परेशान नहीं था, फिर भी मेरे चेहरे पर इज़्तिराब की लकीरें फैली हुई थी। बाहर मुकम्मल सन्नाटा तारी था। शायद सिपाही ने भी किसी जगह बैठकर आंखें मूंद ली थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर वो अलमारी अपनी जगह से खिसका दी और उसे को 2 फुट आगे खींच लिया। अलमारी को खींच लेने से जो आवाज पैदा हुई उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था। अपने इत्मीनान के लिए मैंने अलमारी को छोड़कर दरवाजे के साथ कान लगा दिए। बाहर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। उस तरफ से मुतमईन होकर मैंने दूसरी अलमारी को धकेल कर आगे किया तो मालूम हुआ कि हार्टन ठीक कहता था। दीवार के अंदर को 2 हाथ का रास्ता पैदा हो गया था। दूसरे कमरे में घुप अंधेरा तारी था। मैंने अलमारी से आगे निकलकर दिया सलाई जलाई तो उसकी रोशनी में मैंने देखा कि उस कमरे में पुलिस का बहुत सा पुराना सामान पड़ा था। उनकी वर्दियां, नाकारा असलहा, घास काटने की मशीन,
मोट वाले डंडे, हेलमेट और इसी किस्म की बहुत सी दूसरी चीजें वहां करीने से रखी थीं। मैं माचिस की रोशनी में बचता बचाता सीधा गुसलखाने में जा घुसा। हार्टन ठीक कहता था, वहां एक कील पर उसने एक चेस्टर टांग रखा था और एक नीले रंग का हेलमेट भी वहां मौजूद था। मैंने चेस्टर पहना, फिर उसकी जेब से ऐनक निकालकर आंखों पर लगा ली और हेलमेट पहनकर मैं अगले दरवाजे में से गुजरकर बाहर निकल गया। हार्टन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे थे। वो इमारत का बायां हिस्सा था जहां कोई 10 फुट जगह खाली छोड़ दी गई थी। एक मोटरसाइकिल दीवार के साथ खड़ी थी। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मालूम हुआ कि चाबी उसमें मौजूद थी। मैंने ब्रीफकेस मोटरसाइकिल के करियर पर रखा और फिर चेस्टर के कॉलर ऊंचे करके उस पर बैठ गया। वो पहली ज़रब में स्टार्ट हो गई। मोटरसाइकिल अगरचे खासी भारी भरकम थी, फिर भी उसकी रफ्तार पर भरोसा किया जा सकता था। मेरा जहन काबू में नहीं था और मेरा दिल बल्लियों पर उछल रहा था। मोटरसाइकिल तो मैंने मोड़ ली, मगर गेट की तरफ बढ़ते हुए मुझे सैकड़ों वसवसों ने नरगे में ले लिया। अभी मैंने गियर लगाया ही था कि ऊपर की मंजिल से किसी ने मुझे ललकारते हुए कहा, स्टॉप मैन, हु द हेल आर यू, दिस इज माई। वो शायद फैल्कन था। मुझे उसने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठते देख लिया था। उसकी आवाज़ खासे फासले से आ रही थी। शायद वो किसी अकबी खिड़की में खड़ा था। उसकी आवाज़ सुनते ही मैंने दूसरा गियर लगाया और फिर बर्क रफ्तारी से गेट की तरफ भागा। इमारत का छोटा सा लॉन उबूर करके मैं आगे निकला तो उस वक्त तक फैल्कन शायद अपनी जगह से दौड़ता हुआ नीचे आ गया था, मगर अब उसकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। मुझे यकीन है कि उसने बहुत शोर मचाया होगा, मगर मुझे देखते ही गेट पर खड़ा सिपाही एक तरफ हट गया और मैं उसके पास से गुजरकर बाहर निकल गया। मुझे राह रास्ते का इल्म नहीं था। सूरत हाल ऐसी पेचीदा हो गई थी कि वायरलेस पर फैल्कन तमाम पुलिस वालों को मुत्तला कर सकता था। उसके पास मेरी सबसे बड़ी निशानी तो उसकी अपनी मोटरसाइकिल थी। किसी भी सिपाही से वो कह सकता था कि फला हुलिये के आदमी को जहां भी मिले पकड़ लो, वो फला नंबर की मोटरसाइकिल पर आ रहा है। लाजम था कि मैं उस मोटरसाइकिल से जिस कदर जल्दी हो सकता जान छुड़ा लेता, मगर फौरी तौर पर उस पर अमल करना मेरे लिए किसी भी तरह मुमकिन ना था। पता नहीं वो कौन सी सड़क थी और किस तरफ निकलती थी, मगर अभी मैं कोई 3 किलोमीटर ही आगे निकला था कि मुझे अपने अक़ब में सायरन की आवाज़ सुनाई दी। वो कोई पुलिस कार थी जो बराबर शोर मचाती चली आ रही थी। पता नहीं उन्हें सायरन बजाकर चलने की हिदायत किसने कर रखी है। वो जब भी किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बाहर निकलते हैं, हॉर्न पूरे जोरों शोर से बजाते चले जाते हैं ताकि लोग मुतवज्जो हो जाएं, रास्ते से हट जाएं। मगर इसका फ़ायदा हमेशा मुल्जिम को होता है कि वह अफरा तफरी में होने के बावजूद उनकी आवाज़ें सुनकर किसी करीब तरीन जगह पर मुंह छुपाकर बैठ जाता है। ये आंख में चोली वहाँ रोजी होती रहती है। वो सायरन अब ज़्यादा वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगे थे और मोटरसाइकिल का मीटर बता रहा था कि फासला अब 7वें किलोमीटर तक जा पहुंचा है। सड़क उस घड़ी बिल्कुल सुनसान थी। मेरा जी चाहता था कि मैं कहीं रुक जाऊं, मगर मुझे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी। अचानक बाएं हाथ मुझे एक रेस्टोरेंट खुला नजर आया। उसके बड़े हॉल की बत्तियां रोशन थी और लोग वहां उस वक्त भी खाने पीने में मसरूफ थे। मैंने घुमाकर मोटरसाइकिल उस रेस्टोरेंट के अक़ब में ले जाकर रोक दी। एक पार्किंग लॉट वहां मौजूद थी जिसमें बहुत सी कारें खड़ी थीं। कई मोटरसाइकिलें भी वहां मौजूद थीं। उनके करीब ले जाकर मैंने फैल्कन की मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और उसे मुकफ्फल करके मैंने चाबी जेब में डाल ली।